ईरान ने सुबह सवेरे भी इसराइल पर बड़ा हमला किया, रिटेलिएट बहुत जबरदस्त किया ईरान ने, और ये दुनिया के ममालिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान ऐसे रिटेलिएट करेगा। 100 के करीब मिसाइल दागे गए, जिसमें 4 इसराइली हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, जंगबंदी की कोशिशें की जा रही है, उन्होंने कहा कि इन द मिडल ऑफ द वॉर हम ये काम नहीं करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया मीसम साहब, आपने हमें वक्त दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे ये बताइए कि ये इस ईरान और इसराइल जंग का इख्तिताम क्या होगा, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप, कैसे होगा ये जंग का खात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने अहम मौजू पे मुझे अपने साथ जोड़ा है। अगर मैं काफिया रदीफ छोड़ के स्ट्रेट आपके सवाल पे आऊं, जी जी, तो आपने वो नेतन्याहू की जो स्पीच की है उसने कल सुबह जो हमारे टाइम पे रिलीज हुई थी, आप उसका एक एक लफ्ज गौर से सुने कि उसमें पूरा इजराइल का पूरा ज़ायनिस्ट जो ये पूरी मूवमेंट है, जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, उसने पूरा मुबहम वर्ड्स में डिफाइन कर दिया। बिल्कुल। उसने ईरान को, उसने वो स्पीच की है, उन्वान था कि मैं आज स्पीच ईरान की आवाम से कर रहा हूँ जी, यानी कि माँ का दुश्मन औलाद का हिजरा, कि तेरा तल्लक क्या है ईरान के कौम के साथ, तू कब से सज्जन बन गया ईरान की कौम का, यानी कि जिन पे तू गोले बरसा रहा है, जिनको मार रहा है, तू उनके सज्जन बन के उनके, और उनके साथ बात ये कर रहा है कि हमने रजीम चेंज करना है, हमने रजीम चेंज करना है, ये जुल्म का रजीम है जो चेंज करना है आपके लिए। अब इस रजीम को वर्ड समझे जरा, व्हाई दे वांट टू चेंज द रजीम। इस वक्त आप अगर गो बैक लाइक 15 इयर्स, अरब स्प्रिंग चली, रजीम चेंज हुए अरब कंट्रीज में, उसके बाद वो रजीम इजिप्ट में चेंज हुआ, वो रजीम सूडान में चेंज हुआ, वो रजीम आपके यमन में चेंज करने की कोशिश की, अभी शाम में चेंज हुआ, शाम में, पहले इराक में, सीरिया में चेंज हुआ, लोगों की भलाई के लिए इराक तबाह कर दिया, अफगानिस्तान में चेंज हुआ, अफगानिस्तान, अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर रजीम चेंज किया उन्होंने, और यही वजह है कि अभी इस वक्त सारी अटैक की सपोर्ट उनको सीरिया से मिल रही है। वो रजीम चेंज पाकिस्तान में भी हुआ था। खैर, लेट्स गेट ओवर इट। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद वो क्यों चाह रहे हैं रजीम चेंज? वो जंग उस दिन खत्म कर देंगे जिस दिन रजीम चेंज हो जाए। उनका हदफ कोई न्यूक्लियर टारगेट नहीं है। ये उसी तरह जिस तरह इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन टारगेट था, किधर गए वो? निकले ही नहीं। तो ये सारा जो पूरे का पूरा गेम प्लान है उनका, ये ग्रेटर इजराइल के लिए चल रहा है। जिस तरह स्ट्रेट मैं आपसे बात करूंगा कि अमेरिका के 2 नाजायज बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर, एक भारत है और एक इजराइल है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को इस रजीम चेंज करने के लिए और इस सारी जंग के अंदर धकेलने के लिए पहले बच्चे को आजमाया उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, मई में और जून में। उसके बाद वो जब पिटने लगा तो फौरन, अब एक दिन पहले अमेरिका ने बयान दिया कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं, और जब वो पिटने लगा, मैं आप ही के प्रोग्राम में आपको याद हो, तो फौरन वो अमेरिका बीच में आ गया कि नहीं सीज फायर, ताकि मेरा मुर्गा कंप्लीट पिट ना जाए। जब वो पाकिस्तान से फेल हुए तो अगला उससे दूसरा बच्चा अपना जो है वो ईरान के ऊपर चढ़ा दिया। तो इट डजंट मैटर, वो ये बात इस वक्त ये मैटर ही नहीं करती कि जंग में डैमेज क्या है और किसका क्या डैमेज हो रहा है। ये इस वक्त मैटर ये कर रहा है कि हक क्या है और जुल्म क्या है। बट सर, व्हेयर डू यू सी इट गोइंग? आपको क्या लग रहा है कितनी तवील होगी, और ये जितना ईरान उसको डैमेज कर रहा है, ये इजराइल का भी अब रिस्पॉन्स क्या इससे ज्यादा फियर्स होगा? ये बड़ा अच्छा आपने स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन किया है। इसमें आपने देखना ये है कि व्हाट ईरान हैज टू लूज एंड व्हाट इजराइल हैज टू लूज। जो बहुत बड़ा एक, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त इजराइल के पास एक बहुत बड़ी अददी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बढ़तरी है उसके पास, और उसके पास वेपन्स में अददी बढ़तरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, फाइटर जेट्स की, एयर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बढ़तरी है। मगर
इसराइल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव लैंड। उनके पास डेप्थ नहीं है लैंड, डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सही। वो एक कंसंट्रेटेड एक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, और जब वो एक मिसाइल की बारिश आती है तो वो बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव डेप्थ टू फाइट। जिन स्ट्रेटेजिकली देखा क्या है जी, कहते हैं कि mountains जिन मुल्कों के पास डेप्थ होती है जंग लड़ने की, वो लंबी जंग लड़ सकते हैं। सर डेप्थ का क्या उनको कोई मतलब, टेंशन नहीं डेप्थ का क्या मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं। आपको याद हो जब रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे, बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने जो उसको रशिया में अफगानिस्तान में रोका, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो अपनी सरजमीन में उसको नहीं आना देना चाह रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान आगे वो सी बॉर्डर तक आना चाहता है, बिल्कुल। और वो डेप्थ की वजह से उन्होंने पीछे ही उसको रोका और हम उसमें कामयाब हुए। ये डेप्थ से मुराद होती है कि किसी भी कंट्री के पास डैमेज बर्दाश्त करने का कितना हौसला है और कितनी स्पेस है। सर ये भी है ना, इसके साथ साथ देखिए अभी बयान भी आया है ईरान के जो फौजी, उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाका जहां पर वो हैं कम तादाद में, उन्होंने कह दिया कि आप छोड़ दें, आवाम को कहा है कि आप उन इलाकों को छोड़ दें क्योंकि हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। तो उनके पास डेप्थ इस तरह नहीं है ना कि वो एक मुख्तसर सा अच्छा, इलाका तो इसको कह सकते हैं कि geographically। वॉर डैमेज थ्रेशोल्ड है, ऐसे कुछ कह सकते हैं डेप्थ को? फरमाइए। किसी मुल्क का कितना थ्रेशोल्ड है उसके डैमेज को बिल्कुल लेने का? बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि ये डैमेज बर्दाश्त करना कितना हौसला है और कितनी उसके अंदर Resources उनके अंदर गुंजाइश है, सही। इसको आप डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है सर, सही कि इजराइल के पास, इजराइल ने तो आज तक दुनिया ने सिर्फ इजराइल को गोले बरसाते देखा है मजलूमों पे, निहत्तों पे। इजराइल की आवाम ने तो आज तक गोले बरसते देखे नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक आपने कौमों के बीच में जब फर्क देखना है ना, तो आप ये देखें कि जब इजराइल ने इतना बड़ा अटैक किया और तमाम फर्स्ट टीयर उनकी जो थी लीडरशिप की वो मार दी उन्होंने, लेकिन जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद आज तक 2 दिन हो गए हैं, ईरान की पूरी कौम सड़कों के ऊपर सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल। और उनकी हर मस्जिद में नमाज के अंदर तादाद जो है वो 10 गुना बढ़ गई है, बिल्कुल, जमात के साथ। जबकि इजराइल की कौम इस वक्त 2 दिन से बंकर्स के अंदर है, और उनका जो नेतन्याहू है वो मुल्क छोड़ के भाग नहीं, अवाम भी भाग रहे हैं सर, फ्रांस भाग रहे हैं, बहुत से ये रिपोर्ट बात देख रहा हूं। सही है कि नेतन्याहू भाग गया है? नहीं, वो एक रिपोर्ट आ रही है, मुतजाद आपको इतलात क्या है, लगता है? लेकिन अवाम नेतन्याहू भाग भाग चुका हूं। जी 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 जी। क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू भी भाग चुका हुआ है। वो पहले तो उधर से स्टेट वो चुके, हमारे पास वो एयर ट्रैकिंग रडार्स होते हैं, तो वो पहले ग्रीस गया, उधर से ग्रीस से आगे किधर टेक ऑफ करके गया वो उसकी इतला नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो भाग चुका हुआ है। अब ये जंग मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ी सी अभी प्रोलॉन्ग चलेगी, लेकिन इसके प्रोलॉन्ग चलने के एक बहुत बड़े नुकसान जो हैं वो पूरे रीजन के ऊपर आएंगे। बिल्कुल। वो ये तो बहुत छोटी चीज है कि प्राइस हाइक, ऑयल प्राइस, ये वो नहीं है। ईरान एक अरसे से एक एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है यूरेनियम का। वो 70 to 80% तक एनरिचमेंट ले जा चुका हुआ है। 90% पे जाके वो वॉरहेड के तौर पे यूज हो सकता है। अब ईरान को बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए उसकी कंप्लीट एनरिचमेंट के लिए। जिस दिन ईरान को इन्होंने सफोकेट करने की कोशिश की, जिस दिन ईरान को इन्होंने बंद गली में धकेलने की कोशिश की, ईरान हत्तल वसा कोशिश करेगा लास्ट ऑप्शन पे न जाए, बट मरता क्या ना करता, जिसने अपने सर्वाइवल के लिए इंसान ने डिफेंस वेपन का मकसद ही यही है, अपनी प्रोटेक्शन। और ये तो एक्सेप्ट भी किया ना इसराइल ने कि उसने, नेतन्याहू ने यही तो जस्टिफिकेशन दी कि ये चंद हफ्तों में या चंद महीनों में ईरान ये अचीव कर लेता न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए हमने अटैक किया। वो तो उसने एक्सेप्ट भी किया ये बात। और ये सर यहाँ वैसे भारत का भी रोल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े ये इनके टाइज हैं जो हैं, बिजनेस टाइज हैं, बड़ा नुकसान भी है इस वॉर की वजह से भारत को, क्योंकि जो इनकी वही बात है, बिजनेस टाइज हैं। उनका क्या रोल है? अभी कोई सपोर्ट तो कोई नजर आ नहीं रही भारत की ईरान के लिए। देखिए नादिया, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये पिछले
40-50 साल से मुसाद का और रॉ का आपस में एक रिश्ता है, वो संदूर का रिश्ता है। और इनकी आपस में जो नेक्सस बनी हुई है, अभी मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट लूंगा। अगर इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, तो इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था बेन गुरियन, डेविड बेन गुरियन। ये नाम याद रखिएगा। उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 1967 में इजराइल की असेंबली में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में हमारा एक ही दुश्मन है और वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को हर सूरत हमने खत्म करना है, और उसको खत्म करने के लिए बेस्ट पेंसोबेला जो हम यूज कर सकते हैं वो भारत है, और हमें अपनी मैक्सिमम टाइज इंडिया के साथ बढ़ा के पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हर सूरत इसके लिए कोशिश। ये ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, डेविड बेन गुरियन की स्पीच। उसके बाद 67 से लेके आज तक इनका आपस में एक संदूर का रिश्ता बना, और उस संदूर के रिश्ते के तहत विद द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन एनिमीज, और एनिमी कॉमन कौन है, वो पाकिस्तान है। इस वक्त ईरान के मामले में इस वक्त भारत जो है वो बड़ी डिप्लोमेसी के साथ उनके साथ चल रहा है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा ईरान के साथ बिगाड़ना भी नहीं चाहता, जबकि ईरान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया था पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। लेकिन वो बनिए की साइकोलॉजी ये है कि वो नेबरहुड में ज्यादा पंगा नहीं करता, वो जोर का मुक्का मुंह के ऊपर बहुत डरता है। जी जी। मगर इजराइल के साथ उसकी टाइज इस वक्त बिजनेस, जो कल हीफा में जो मिसाइल मारे हैं उसमें इतलात हैं कि अडवाणी साहब का कोई 34 मिलियन डॉलर का जो सामान खड़ा था वो सारे का सारा जल गया है। तो अब रिफाइनरी भी उनकी जल गई है हीफा में। कल बहुत बड़ा डैमेज हुआ कल वाले अटैक में। आज वाला जो सुबह अटैक हुआ इसके डैमेज। सर लेकिन देखिए ये तो कंसर्न्स हैं, जब दूसरी जंग अजीम भी हुई तो 1 बाय 1 सारे ममालिक उसमें कूद पड़े, और मतलब हुआ कुछ ऐसे माहौल ऐसा बना कि सारी चीजें हो गई। लेकिन मुझे जरा मिडिल ईस्ट का किरदार बताइएगा, ये मिस्र हुआ, शाम हुआ, उर्दन हुआ, तो ये तो ईरान के लिए थोड़ा मतलब स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो मुश्किल नहीं होगी सूरत हाल कि उनके फाइटर जेट्स भी जाना वहां मुश्किल है, और इन तमाम ममालिक ने जिनके मैंने नाम लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन स्टिल मिसाइल जा रहे हैं जहां जाने चाहिए। जा रहे हैं जी, ठीक है। वो कह कुछ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि सऊदी अरब का और मिडिल ईस्ट का किरदार, इस पर अगर आप थोड़ा सपोर्ट लग रही है, क्योंकि जा तो रहे हैं भाई, मिसाइल पहुंच तो रहे हैं। देखिए ये मैं वाज़ेह बात करूंगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा का, पूरी की पूरी उम्मा का एज ए उम्मत हमेशा से ये जितने भी किरदार, चाहे वो गजा के सूरत में ले लें, चाहे लेबनान की सूरत में ले लें, सीरिया की सूरत में ले लें, आप मायूस कन रहा है, और वो दुश्मन हमें एक एक करके चुन चुन के जो है वो बाकी सबको साइड पे करता है, एक को टारगेट करता है और उसको वो खत्म करता है, उसके बाद फिर अगले को टारगेट करता है, उसको खत्म करता है। मैं इस पे जो किरदार है इस वक्त अरब कंट्रीज का और मुस्लिम उम्मा का, उस पे एक मुझे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब का एक शेर याद आ गया, वो मैं ना पढ़ूं तो बात ना मुकम्मल रहेगी। वो कहते हैं कि एक बरके बला कौद गई सारे चमन पर, कि पूरे चमन के ऊपर एक बला ने हमला कर दिया है, और तुम खुश कि मेरी शाख नशीमन ही जली है, कि तुम इस वक्त खुश हो रहे हो कि सिर्फ दूसरे की जो शाख है वो जल रही है, जबकि वो बला पूरे चमन के ऊपर कौदी हुई है। बिल्कुल, और उसने पूरे चमन को खाना है। और वही है ना सर, तो बात है ग्रेटर इसराइल में तो सऊदी अरब भी आ रहा है, ये बात समझिए। सऊदी अरब का जो है वो 65% हिस्सा जो है उसने तो मार्क किया हुआ है, उसने नक्शा पूरा शो करके दिखाया। तो सर मुझे तो लगता है बाय द टाइम वो वहां पहुंचेंगे, वो उससे पहले उनके सारे एलाइज को तबाह कर देंगे, ताकि सऊदिया कमजोर हो जाए। ये सऊदिया को क्यों समझ नहीं आती? एक कॉल सऊदिया से आए और सारी जो है मैं कहती हूँ मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट हो जाएंगी, और वो कॉल वहां से क्यों नहीं आ रही? बहन ये बिल्कुल इस वक्त ये सूरत हाल इस तरह है कि बिल्ली सामने खड़ी है और कबूतर आंखें बंद करके अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और हम सारे मुसलमान मुल्क इस वक्त अपनी अपनी क्यू में लगे हुए हैं कि हमारी बारी अब नेक्स्ट कब आ। बिल्कुल, और देखिए हम तो किसी को, पाकिस्तान किसी को थ्रेट नहीं देता, हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी पॉजिटिव पर्पसेस के लिए, अमन के लिए एक डेटरेंट है। लेकिन देखिए ये बात तो हमें याद रखनी पड़ेगी ना कि इसराइल की आंखों में कौन सी ताकत है ऐसी? पाकिस्तान ही है ना जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। और तो वो भी ईरान के पीछे जैसे आए हैं सर, मैं आई वंडर समटाइम्स, जिस तरह ईरान के पीछे पड़े, अटैक किया, कोरिया पे क्यों नहीं करते? कोरिया से भी इनको डर है। देखें कोरिया इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, दैट्स राइट, बट थ्रेट तो वहां भी है ना उनको, और उनके दोस्त भी नहीं है।
ईरान के नहीं पीछे है। पड़े हुए हैं, वो लेकिन उनके वहां लिए- अटैक नहीं वो करते। उनके लिए घर की बात है, वो उनके लिए घर की बात है, वो आपस में वो सेटल कर लेंगे जब जी चाहेगा। तो इसका मतलब ट्रम्प it is साहब about तो the Muslims, चलेंगे that's तो all. पिछले- हाँ, इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम कैसे? हालांकि वहां पागल लीडर बैठा हुआ है बकौल इनके, लेकिन यहाँ आना है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री। अच्छा, एक और मुझे चीज याद आ गई, जनाब, हाँ बिल्कुल। आपसे जरूर पूछूंगा मैं, ये जो हम मुसाद की बात कर रहे थे, हाँ क्या कुछ कह रहे थे सर? जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले फरमाइए क्या कह रहे थे। इस वक्त इजराइल का वो दुश्मन है जो कलमा पढ़ता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स इट। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे वो चीज याद आई, हाँ जो मुल्क इस कलमे पे बिलीव करता है वो इजराइल का वो दुश्मन है। अच्छा, मुझे वो हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे अपने कि वो मुसाद ने जिस तरीके से पेनिट्रेट किया है, ये एक बड़ी आपने यानी देख के आपने सोचा भी होगा कि एक बड़ी इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप वेपन्स भी ला रहे हैं डिसमेंटल करके, और 10 साल तकरीबन ये प्लान है जिसपे हमले के बाद पता चला कि कितना सक्सेस इसको मिली है और प्रिसिशन से अटैक हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब मुफलिसी जो है वो घर के अंदर दरवाजे से दाखिल होती है तो ईमान जो है वो खिड़की से बाहर रवाना हो जाता है। एक मुल्क 50 साल से इतनी ज्यादा पाबंदियों का वो सामना कर रहा है, इक़्तिसादी पाबंदियों का, और ईरान के अंदर जो हालात थे वो गुर्बत के, मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आज तक उन्होंने अपना रेवोल्यूशन जो है वो कैसे मेंटेन किया हुआ है। वेरी ट्रू। कि पूरी दुनिया को वो ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आपके अंदर भी गद्दार पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लोग बिक जाते हैं। फिर इस सूरत में किसी भी बाहर के मुल्क की एजेंसी के लिए उस मुल्क के अंदर ऑपरेट करना बड़ा इजी हो जाता है, स्पेस मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। फिर और जब स्पेस मिल जाती है, जब मुल्क इकोनॉमिकली क्रंच हो रहा होता है, तो उस वक्त उस स्पेस का फायदा दुश्मन की वो एजेंसियां उठाती हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये जो नेटवर्क भारत के साथ प्रोजेक्ट्स थे उसकी वजह से भी बड़े लोग उनके थ्रू आए होंगे यहाँ, तो इन्होंने खुद भी आने दिया, उनको पता ही नहीं होगा, बिकॉज भारत के साथ तो चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, टर्मिनल भी बन रहे हैं और भी बड़ा कुछ। इन्होंने अपना चाबहार का जो पोर्ट का प्रोजेक्ट था वो भारत को जब दिया, तो 1 साल बाद जब कतर के अंदर, आपको याद हो, कतर के अंदर भी मोसाद के 70 एजेंट्स पकड़े गए, तो जो सीनियर पोस्टों में बैठे हुए थे कतर में, तो जब वो पकड़ा तो कतर ने फिर इंटीमेट किया ईरान को, और ईरान ने $4 बिलियन का चाबहार का प्रोजेक्ट उसी वक्त कैंसिल किया भारत के साथ। नहीं, मुझे लगता है कि जड़ें कमजोर की हैं, भारत से हुई हैं। सर ये एक और बस लास्ट बात बता दें, ट्रंप का रोल, क्योंकि रोज हम सुबह उठते हैं एक नई स्टेटमेंट होती है, रोज एक नया रूप, एक नया कैरेक्टर। रशिया से भी कह रहे हैं कि वो किरदार अदा कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग, आपकी कोई पॉलिसी चीज एक है ही नहीं। मैं साथ नहीं दे रहा, आज मैं साथ दे रहा हूं, देखो अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम वो जवाब देंगे, तो इस्राइल हमला कर देगा, ये भी कह चुके हैं वो। ईरान को धमकियां, फिर ये कि हम इजराइल के साथ अभी नहीं इन्वॉल्व हैं, साथ नहीं दे रहे, रोज ही कोई नहीं आ रही होती है बात समझ। तो एक्चुअली आपको क्या लगता है ट्रंप प्लान क्या कर रहा है? एक बिल्कुल आम लैंग्वेज में इसका जवाब दूं, ट्रंप वो कानों की कच्ची सास है मोहल्ले की, जिसको जो कोई आके बात सुनाता है उसके ऊपर वो अपनी स्टेटमेंट डाल देता है। यू थिंक ही इज एक्चुअली दैट सिली, या ये कि वो बहुत एक्स्ट्रा जीनियस है? ही इज द लॉस्ट मैन। ये लोगों को बहुत ज्यादा इब्हाम है। सही बात है, क्योंकि या तो जीनियस है या कंफ्यूज है। कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट है, ट्रंप को जो बात करता है उसके पीछे 100 मीनिंग हो, ऐसा कुछ बगैर कॉन्फिडेंस में लिए इसराइल ने हमला कर दिया। सर आप समझते हैं कि बगैर यूएस को या ट्रंप को बताए बगैर ये हमला हो गया ईरान पर, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बगैर बताए उन्होंने हमला किया। दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। देखिए, उनके सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग है। प्रेसिडेंट एक सिग्नेचर जरूर होता है, प्रेसिडेंट पावरफुल जरूर है, बट सिस्टम जो है अमेरिका का वो प्रेसिडेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बात सही। तो ये उन्होंने इनकार नहीं किया कि हमें हमले का नहीं पता, उन्होंने कहा कि हम शामिल नहीं है अभी तक। शामिल नहीं है फॉर नाउ। कब वो शामिल हो जाएंगे फिलहाल पता नहीं चलेगा। बिल्कुल वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, डूबियस सी। बहुत शुक्रिया। वो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे रहा फिलहाल। बिल्कुल ऐसे। सब बहुत शुक्रिया, हमेशा बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। ये हम भी डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं ट्रंप के बयानात कि अब वो क्या कहना चाह रहा है, कि मैं इसमें जंग में हूं या नहीं हूं। और चल हालांकि निगोशिएशंस करवा रहे हैं, उसको तो उस पे इतना गुस्सा ट्रंप को होना चाहिए था कि जब मैं निगोशिएशंस करवा रहा हूं तुमने बीच में हमला कैसे किया। अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
सॉरी मिर्जा साहब जी, बड़ा मशहूर शेर है कि इट डजंट मैटर कि ईरान का डैमेज क्या हो रहा है। वो जो मशहूर शेर है ना कि जिस दर्द से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। सलामत रहता है। ईरान कम अज कम लड़ के ईरान ने ये साबित कर दिया है कि इजराइल नॉट अनटचेबल। एग्जैक्टली बिल्कुल ईरान ऐसे। ने इजराइल तक पहुंच गया। वो शेर आया वाली तो बात ये है ना, वो आ गया और सामने उसको फेस भी कर लिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया।